साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी के तहत हम लोग आज के दिन 8 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है डिजिटल पब्लिक गुड्स, डिजिटल बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का नया तरीका है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिजिटल पब्लिक गुड्स को जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डेटा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड और ओपन कंटेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि डिजिटल पब्लिक गुड्स के तहत क्या क्या आते हैं। ज्ञातव्य है कि ये सभी गोपनीय संबंधी नियमों का पालन करते हैं। इनका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों अर्थात एसडीजी को प्राप्त करना है। ये जो है वे गैर अपवर्जित मतलब सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है और गैर प्रतिद्वंदी प्रकृति के होते हैं। मतलब अधिक लोगों तक उनका उपभोग करने के उपरांत भी उनकी आपूर्ति में कमी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जो यह डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं, इसके उदाहरणों में एक जिला स्वास्थ्य सूचना सॉफ्टवेयर 2 DHIS2 शामिल है। यह स्वतंत्र तथा मुक्त स्रोत स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग विभिन्न संगठनों सहित कुल 54 देशों द्वारा किया जाता है। ये डिजिटल बाजारों के प्रत्यक्ष विनियमन के विकल्प या संपूरक हैं। ये बाजार संकेंद्रण से ग्रस्त हैं तथा लोक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत में किए गए प्रयासों की बात करें तो उसमें सबसे पहला है सार्वभौमिक सेवा दायित्व का। यह क्रॉस सब्सिडी का एक रूप है। इसके माध्यम से राज्य यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और लाभहीन क्षेत्रों को भी दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हो। दूसरा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पहल। इसका उद्देश्य विभिन्न ई-कॉमर्स प्रणालियों को एकल समाधान तंत्र में एकीकृत करना है। अगला है तीसरा डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर DEPA। इसका उद्देश्य सहमत प्रबंधक अर्थात कंसेंट मैनेजर नामक मध्यस्थ के माध्यम से डेटा नियंत्रकों और डेटा उपयोगकर्ताओं के मध्य निर्बाध डेटा स्थानांतरण की अनुमति प्रदान कर डेटा की अनावश्यक गोपनीयता को भंग या निष्क्रिय करना। इसके क्रियान्वयन में जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनकी बात करें तो साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी परिष्करण के मुद्दे, लागत संबंधी चुनौतियां, कौशल की कमी, नवाचार के लिए निजी अभिकर्ताओं के इष्टतम प्रोत्साहन का अभाव और साइबर सुरक्षा संबंधित मुद्दे इत्यादि इसके संबंध चुनौतियां हैं। आगे बात कर लेते हैं शिक्षक पर्व, जो टीचर्स डे था 5 सितंबर को। तो शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि 2.0 और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। तो कौन सी महत्वपूर्ण पहलें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो शिक्षक पर्व शिक्षकों के योगदान के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जा रहा है। शिक्षक पर्व 2021 का जो विषय है वह है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया है। प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व के अवसर पर एक शैक्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया जो पहले शुरू की गई हैं इनिशिएटिव। उनकी बात करते हैं। पहला है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल। यह विद्यालयों के विकास और सुधार के उद्देश्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा CSR निधि तथा स्वयं सेवा के माध्यम से प्राप्त योगदान एवं दान आदि की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विद्यालयी गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, इंग्लिश में कहते हैं स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क SQAAF। यह CBSE से संबद्ध विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, आकलन, बुनियादी ढांचे, समावेशी प्रथाओं और अभिशासन प्रक्रिया जैसे आयामों में सामान्य मानकों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। दिव्यांगों के लिए शैक्षिक उपकरण, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और पाठ, टेक्स्ट आधारित सांकेतिक भाषा, वीडियो ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप। इसमें ये जो भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश है उसके तहत किया जाएगा। बोलने वाली किताबें जैसे टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो किताबें इत्यादि। तो ये जो है ये दिव्यांगों के लिए शैक्षिक उपकरण के तौर पर इसको प्रारंभ किया गया है। पूर्व में आरंभ की गई जो अन्य महत्वपूर्ण पहले हैं या इनिशिएटिव हैं उनकी बात करें तो समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल अर्थात निपुण भारत कह सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण। इसके लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल जिसे निष्ठा कहते हैं, निष्ठा 2.0
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त संपूर्ण देश को एक डिजिटल तथा तकनीकी ढांचा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR एवं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF इसको प्रारंभ किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला है अर्थात नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR 2021 ये छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं शैक्षिक समुदायों को लाभान्वित करने वाले विविध प्रासंगिक, संदर्भित एवं अभिनव समाधान निर्मित करने तथा उन्हें वितरित करने हेतु डिजिटल शिक्षा तंत्र को सक्रिय एवं उत्प्रेरित करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है। UPI इंटरफेस ने जिस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र को क्रांतिकारी बनाने का कार्य किया है, उसी प्रकार से यह जो NDEAR है, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला, यह भी सभी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के मध्य सुपर कनेक्ट के रूप में कार्य करेगा। आगे बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने राजस्व अधिप्राप्ति हेतु सशस्त्र बलों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को स्वीकृति प्रदान की है। तो रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन अर्थात डिलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विस DFPDS 2021 सशस्त्र बलों को राजस्व अधिप्राप्ति शक्तियों के मामले में संवर्धित अधिकार प्रदान करता है। राजस्व खरीद अधिप्राप्ति में नवीकरणों और प्रतिस्थापनों सहित सेवा में पहले से स्वीकृत संपत्तियों की खरीद भी शामिल है। यह जो DFPDS 2021 है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय टुकड़ियों को सशक्त बनाना, परिचालन संबंधी तैयारियों पर विशेष ध्यान देना तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सुगमता व सेवाओं के मध्य संयुक्तता को बढ़ावा देना। DFPDS 2021 के महत्व की यदि बात करें तो तत्काल परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और आवश्यक निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए त्वरित तरीके से उपकरण, युद्धक भंडार खरीदने हेतु फील्ड कमांडरों और उसके निचले स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाना, देश के सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना, प्रक्रियात्मक अवरोधों का निवारण करने हेतु अधिक विकेंद्रीकरण तथा परिचालन संबंधी दक्षता सुनिश्चित करना, सभी स्तरों पर त्वरित निर्णय तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सहायता प्रदान करना। हथियारों की खरीद में सरकार द्वारा की गई अन्य पहलुओं की यदि बात करें तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया अर्थात डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 प्रदर्शन क्षमताओं एवं गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्म का समय पर अधिग्रहण सुनिश्चित करना तथा यह अधिग्रहण आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। जो ये रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया है, इसमें ये चीज़ फॉलो होती है। जबकि जो अन्य पहल है, मतलब जो दूसरी एक पहल है रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ डिफेंस इन्वेस्टर सेल, इसमें रक्षा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं एवं विनियामक आवश्यकताओं संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने सहित अन्य जानकारियां प्रदान करना इसका कार्य होता है। भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग SSD के आयोजन पर सहमति व्यक्त की है। देखिए, भारत के लिए यह द्विपक्षीय अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता का तीसरा संस्करण है। इससे पूर्व भारत ने 2 देशों यथा जापान के साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जापान से 2019 में और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2015 में ऐसी ही वार्ताओं का आयोजन किया है। फ्रांस के लिए भारत प्रथम एशियाई ऐसा देश होगा, ठीक है, जिसके साथ वह इस प्रकार की वार्ता आयोजित करेगा। अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के मध्य स्थापित सहयोग दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति गहन विश्वास की ओर संकेत करता है। SSD अर्थात अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग के माध्यम से दोनों देश उभरते हुए अंतरिक्ष परिवेश और बाह्य अंतरिक्ष तक सुरक्षित, कुशल, सतत व निरंतर पहुंच के समक्ष संभावित खतरों की एक साझी बहुपक्षीय समझ विकसित करेंगे। SSD के महत्व की यदि बात करें स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग की, तो भारत के अंतरिक्ष संबंधी अभिविन्यास में परिवर्तन का संकेत। पहला कारण, भारत के विभिन्न देशों के साथ असैन्य अंतरिक्ष सहयोग संलग्नता अंतरिक्ष सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुई है। वहीं दूसरा कारण क्या है, दूसरा महत्व, यह अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन द्वारा काउंटर स्पेस क्षमताओं का शीघ्रता से विकास करना भारत, फ्रांस, जापान तथा अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। तीसरी चीज, SSD वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्ष संबंधी स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष परिवेश की संधारणीयता और बाह्य अंतरिक्ष में टकराव से बचाव को संबोधित करने हेतु भी महत्वपूर्ण है। समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ इस प्रकार की वार्ता से भारत को वैश्विक अभिशासन में एक प्रमुख नेतृत्व की भूमिका प्राप्त होगी। अब थोड़ा सा हम लोग भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग के बारे में बात कर लेते हैं।
तो फ्रांस वर्ष 2022 तक भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों हेतु चिकित्सा सहायता और उनके प्रशिक्षण में भारत की सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष जलवायु वेधशाला स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी जलवायु परिवर्तन का सामना करने में उनके सहयोग को बढ़ाने हेतु यह अविकल्पित है। भारत और फ्रांस के थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, अर्थात ये शॉर्ट में तृष्णा कहते हैं, या इंग्लिश में थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, वही चीज़ लिखी है तृष्णा। यह जल चक्र की निगरानी के माध्यम से इसका उपयोग करने के उचित विकल्प खोजने में सहायता करेगा। साथ ही मेगा ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय वातावरण और मानसून, चक्रवात आदि जैसे पक्षियों से संबंधित जलवायु का अध्ययन करने के लिए ये भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग में ये सारे कार्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एरगोस और एर्टिका से संबद्ध उपग्रह, या शॉर्ट में सरल कह सकते हैं इन दोनों को मिलाकर के, सैटेलाइट विद आर्गोस एंड एर्टिका, इसे तुंगतामिति मापक अर्थात एल्टीमेट्री का उपयोग करके अंतरिक्ष से समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2013 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक अध्ययन के अनुसार भारत में 3 नए हीट वेव हॉटस्पॉट ने विशाल आबादी के समक्ष तत्काल स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर दिया है। देखिए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत में हीट वेव और गंभीर श्रेणी के हीट वेव के संयोजन के साथ मृत्यु दर के संबंध को रेखांकित किया है। इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं उसमें पहला, हीट वेव एक घातक स्वास्थ्य संकट है। कैसे? इसके कारण हाल के दशकों में विश्व भर में व्यापक जनहानि हुई है। भारत में भी विगत आधी शताब्दी में इन मौसमी घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता एवं इनके प्रभाव की अवधि में वृद्धि हुई है। दूसरा, हीट वेव की स्थानिक सामयिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। भारत के पूर्वी भाग में गंगा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र से लेकर के उत्तर पश्चिमी, मध्य और आगे दक्षिण मध्य क्षेत्र की ओर परिवर्तन दर्ज किया गया है। दोबारा देख लीजिए इसको। तो हीट वेव की स्थानिक सामयिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। कैसे? भारत के पूर्वी भाग में गंगा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र से लेकर के उत्तर पश्चिमी, मध्य और आगे दक्षिण मध्य क्षेत्र की ओर परिवर्तन दर्ज किया गया है। इसमें हीट वेव या उष्मी तरंगें होती क्या हैं? तो हीट वेव की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी एक स्थान पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, ये मैदानी भागों में है, तथा कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से उससे अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो उसे हीट वेव माना जाता है। हीट वेव का स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हीट वेव को नियंत्रित करने सरकार की जो रणनीतियाँ हैं, इसमें है पहला, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। दूसरा, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। अब कुछ अन्य चीज़ देखते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो पहला है इसमें जो इसके बारे में बात करते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने हेतु आग्रह किया है, ताकि गोदाम व शीत भंडारण की सुविधा से विहीन लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता प्रदान किया जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के बारे में बात करें तो इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र की वित्त पोषण सुविधा संबंधी योजना के बारे में यदि बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम से लेकर दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना। यह वर्ष 2020-21 से वर्ष 2029-30, तो ये मतलब टाइम पीरियड याद रखिएगा, 2020 से 2020-21 से 2029-30 मतलब 10 वर्षों तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। प्राथमिक कृषि साख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO आदि को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगला है T+1 व्यापार +1 दिन निपटान चक्र, या इंग्लिश में T+1 ट्रेड +1 डे सेटलमेंट साइकिल। ये है क्या? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने बाजारों के लिए एक वैकल्पिक T+1 निपटान चक्र प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाए कि T+1 निपटान चक्र चर्चा में था क्या है या किसने प्रस्तुत किया है, किसके द्वारा लाया गया? तो सेबी के द्वारा। तो T+1 से तात्पर्य है कि वास्तविक लेन देन होने के 1 दिन के भीतर ही निपटान को स्वीकृति प्रदान करनी होगी। यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसके द्वारा बाजार की तरलता और ट्रेडिंग टर्नओवर में बढ़ोतरी होने तथा निपटान जोखिम एवं ब्रोकर डिफॉल्ट्स
चूक से कम होने से घरेलू निवेशकों को लाभ पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। तो T+2 निपटान चक्र पर वापस जाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को बाजार को 1 माह पूर्व नोटिस देना होगा। आगे बात कर लेते हैं कोयला आधारित हाइड्रोजन के बारे में। तो कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। प्राकृतिक गैस द्वारा हाइड्रोजन निर्माण, जो हाइड्रोजन निर्माण होगा वो तो ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे, और विद्युत अपघटन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा हाइड्रोजन निर्माण, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, के अतिरिक्त कोयला हाइड्रोजन निर्माण ब्राउन हाइड्रोजन हेतु उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। मतलब जो ब्राउन हाइड्रोजन होता है वो भी कोयले से ही निर्मित होता है। कोयले को अन्यत्र प्रोत्साहित नहीं किया गया है क्योंकि कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि कोयले में निहित नमी की वजह से कार्बन उत्सर्जन होने की संभावना बनी रहती है। अगला है जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु पहल के बारे में। तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व के विभिन्न देशों में संचालित तथा जो स्थित 75 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत हैं। ज्ञातव्य है कि इन कॉर्नर्स को आगामी 90 दिनों में स्थापित किया जाएगा। इन कॉर्नर्स को प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अतिरिक्त भौगोलिक संकेतक, GI टैग प्राप्त जनजातीय कला एवं शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के साथ साथ GI टैग उत्पादों को बढ़ावा देने और जनजातीय कामगारों के सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उन्हें एक ब्रांड में परिवर्तित करने के कई मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। अगला है वतन प्रेम योजना। तो ध्यान रखिएगा यह वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार की है और इसमें इसके तहत क्या प्रावधान है। तो इस योजना को गुजरात सरकार के द्वारा भारत से बाहर अधिवासित गुजरात के लोगों अर्थात जो गुजरात के NRI हैं उनको उनके पैतृक गांवों में विकास कार्यों के लिए दान करने में सहायता प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया है। ऐसे NRI ग्राम स्तरीय परियोजना की लागत का 60% योगदान कर सकते हैं, जबकि शेष जो 40% है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण स्तर की परियोजनाएं जैसे स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, सामुदायिक हॉल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल होंगे। लक्ष्य इसका क्या है कि दिसंबर 2022 तक 1000 करोड़ की विकास परियोजनाएं तैयार करना। आगे चलते हैं ओडिशा का विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम। 100 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से ओडिशा सरकार द्वारा एक आइकॉनिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा तथा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से विद्यालय में लगभग 1000 छात्रों कक्षा 11 से 500 और कक्षा 12 से 500 छात्र को शामिल किया जाएगा। यह अखिल भारतीय परीक्षाओं में छात्रों को सफलता दिलाने में मदद करेगा। विद्यालयों को भाषा प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास, गणित और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन केंद्रों से युक्त किया जाएगा। अंग्रेजी में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थापित ओडिशा आदर्श विद्यालयों में परिवर्तन करके नयापन लाया जाएगा। अगला है ऑसी इंडेक्स। तो ऑसी इंडेक्स, ऑसी से ही समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में है। तो ऑसी इंडेक्स या रॉयल ऑस्ट्रेलियन और नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास। तो याद रखिएगा ये 2 वर्ष में एक बार होता है। इस वर्ष इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये द्विवार्षिक, अधिकतर क्या होते हैं वार्षिक होते हैं, ये द्विवार्षिक है। अगला है सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। तो जयदेव के बारे में है। संस्कृत मंत्रालय ने गीत गोविंद पर एक प्रदर्शनी के शुभारंभ के साथ गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। जयदेव 12वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। इस सदी के दौरान उन्होंने एक संस्कृत कविता गीत गोविंद की रचना की। हालांकि वे केवल उड़ीसा के पुरी धाम के भगवान श्री कृष्ण या भगवान जगन्नाथ के ही परम भक्त थे। गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण और राधा की मार्मिक प्रेम कथा पर आधारित एक रचना है। इसे हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में संदर्भित किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 सितंबर 2021 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।